हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का गेस पेपर, जिसके प्रत्येक प्रश्न आपकी होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित हैं। सबसे पहले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक कुल सॉल्व किया था 31 नंबर के प्रश्नों को, और साथ साथ में दूसरे भाग में हमने प्रश्न संख्या 5 और 6 के कुल 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो कि 24 नंबर के बनते हैं। अब बच्चे 3 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी प्रश्न संख्या 7, 8 और 9, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और यह भी बात करेंगे कि जो अथवा वाला प्रश्न होता है उसका उत्तर कैसे लिखना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर यह करनी है कि लगभग जो हमारे स्टूडेंट हैं रेगुलर वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनमें से 58% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनको बता दें कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की वीडियोस लगातार आने वाली हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके उस लाल वाले बटन को क्लिक करें और बेल आइकन पर ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लें, जिनसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हमें कोई एक ही करना है, और वह प्रश्न इस प्रकार है कि जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। राष्ट्रीय प्रयास 2.5 नंबर के और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 2.5 नंबर के होंगे। इस तरह 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और वहीं साथ में अथवा में क्वेश्चन लगा हुआ है कि वाहित मल उपचार के विभिन्न चरण लिखिए 5 नंबर में। तो इन दोनों में से जो आपको ऐसा लगे कि आप स्टार्ट करके आराम से फिनिश कर पाएंगे, कहीं बीच में अटकेंगे नहीं, वही आंसर आपको वहाँ पे लिखना होगा। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लिखेंगे। आप चाहें यदि आपको वाहित मल उपचार अच्छे से तैयार है तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लिखिएगा, दोनों कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसे में दोनों लिखने में आपका समय भी जाएगा और नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, नंबर सिर्फ एक का ही मिलेगा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 7, या हम लिख सकते हैं उत्तर संख्या 7 या उत्तर नंबर 7। और आपको सबसे पहले ही हेडिंग डाल लेनी होती है। तो जैसे जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हम लिखने वाले हैं, तो हमने इसे हेडिंग बना दिया। अगर मैं वाहित मल उपचार के चरण लिखना होता तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं वाहित मल उपचार के चरण। तो ठीक है, यहाँ से आप समझ गए कि अथवा वाले में आपको कंफ्यूज नहीं है, और यहाँ अथवा लिखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अथवा हेडिंग में भी डाल देते हैं, तो अथवा डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका उत्तर देख लेते हैं कैसे लिखना है। जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था एवं जैव विविधता उन्नत करने से है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में, तो हम हेडिंग बनाएंगे जैव विविधता के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयास। तो हमारे देश भारत में प्राकृतिक संरक्षण हेतु या प्रकृति संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा भारतीय वन्य जीवन परिषद, यानी इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो सन 1952 में IBWL यानी इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग भारतीय वन्य जीवन संस्थान। तो इसका प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवन के क्षेत्र में शोध कार्य करना होता है। बहुत डिटेल में अगर आपको याद होगा तो बहुत डिटेल में भी लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा नॉलेज आपको हो वो आप लिखे ज़रूर। ऐसा नहीं कि नॉलेज को घर वापस नहीं लाना है, आपको जो इन आंसर्स के बारे में मालूम है, किसी का मुख्यालय मालूम है, तो वहाँ पर लिख ज़रूर दें। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि भारत में वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए अनेक राष्ट्रीय उद्यान और जंगली जीव शरण स्थल बनाए गए हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग तथा प्रबंध परियोजना 1975 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। ऐसी ही बाघ परियोजना 1970 से प्रारंभ की गई थी। तो हमने राष्ट्रीय जो है प्रयासों को लिख दिया है। आप इनमें कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं। हमने ये मिनिमम पॉइंट लिखे हैं जिनसे नंबर भी आपके नहीं कटे और
पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएं और आपको याद करना भी आसान हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो सबसे पहला प्रयास है IUCN की स्थापना। तो यूनेस्को के तत्वाधान में सन 1948 में प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स की स्थापना की गई। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका कार्य पूछ लेता है, रेड डाटा बुक के बारे में पूछ लेता है, तो इसका भी आंसर आपको अच्छे से लिखना होगा। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है WWF की स्थापना। तो 1962 में विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई, जो कि महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जैव विविधता के क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सन 1972 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। ऐसे चौथा पॉइंट हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण हेतु कई दिवस मनाए गए जिनसे जागरूकता फैली है। तो इस तरह से और भी पॉइंट आप बना सकते हैं। हमने 4-4 पॉइंट लिए हैं, आप चाहें तो 6 पॉइंट राष्ट्रीय प्रयास में और 6 पॉइंट जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भी लिख सकते हैं, या 5-5 करके पॉइंट लिख दें, 5 पॉइंट उधर लिख दें और 5 पॉइंट इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ इस तरह लिखा है कि जो जैव विविधता संरक्षण की परिभाषा वो 1 नंबर की, 2 नंबर में राष्ट्रीय प्रयास और 2 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अगर आप जैव विविधता की परिभाषा नहीं लिखते हैं तो आपको 2.5 नंबर में राष्ट्रीय प्रयास लिखना होगा और 2.5 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो इसका चूँकि नंबर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, तो इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 चूँकि मैंने दिया है तो इसमें टिप्पणी लिखने को हमने 5 दे दिया है कि 5 जो टॉपिक है उन पर टिप्पणी लिखना। तो ऐसे में यह 1-1 नंबर का हो जाता है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर यहाँ 3 टिप्पणी दे, तो इसमें से एक जो होगा वो 1 नंबर का, बाकी 2 जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। हो सकता है कोई 2 ही टिप्पणी लिखने को दे तो 2.5-2.5 नंबर के हो जाएंगे, हो सकता है 4 दिए जाएं। तो इस तरह से जब भी अंक जैसा भी डिवाइडेड होगा, अगर 1 नंबर का है तो अति लघु उत्तरीय में लिखना है, 2 नंबर का है तो लघु उत्तरीय यानी कम से कम 20 या 30 शब्द में लिखना है। तो उस हिसाब से आपको हैंडल करना होगा, वहाँ पर अपना विवेक आपको लगाना होगा कि 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी 1-1 नंबर के हैं तो हम उस तरह से लिखेंगे। इसमें जो दूसरा था अथवा करके कि DNA पैकेजिंग या मानव नर शुक्राणु का चित्र सचित्र वर्णन करिए। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या पांचों की परिभाषाएं आपको मालूम है। बहुभ्रूणता, पारिस्थितिकीय निकेत, BT फसलें, जैविक खाद और tRNA के कार्य। अगर इसमें से आप 2 भूल रहे हैं, कई बार कंडीशन ऐसे हो जाती है जैसे आप 2 भूल रहे हैं, tRNA के कार्य आपको नहीं पता है, बहुभ्रूणता नहीं पता है, लेकिन 3 आपको पता है, तब आप इस क्वेश्चन को टच मत करिए, तब यहाँ करिए। लेकिन अब यहाँ पर हो जाता है कि अगर आपको सिर्फ मानव नर शुक्राणु का चित्र मालूम है, DNA पैकेजिंग सही से याद नहीं है, तब आपको उसी को करना होगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन मैं अधिक से अधिक कर पाऊँगा। DNA पैकेजिंग भी याद है और मानव नर के शुक्राणु के बारे में भी याद है, परंतु आपको लग रहा है कि उन पाँचों में मैं कन्फ्यूज हूँगा कहीं, तो आप इसे ज़रूर लिखें, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो भी 5 याद है और ये 2 याद है तो आप उन पाँचों को करेंगे, क्योंकि वहाँ 1-1 नंबर मिलते चले जाएंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, जबकि यहाँ हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे दे। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन चूज करना है। तो यहाँ हम जो वो 5 अति लघु उत्तरीय पूछे गए हैं उनको चूज कर लेते हैं और उन पर आसानी से टिप्पणी लिख देते हैं। आंसर डालते हैं, ये आंसर नंबर 8 और पहला था बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। तो बहुभ्रूणता क्या होती है? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना या अनेक भ्रूण उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। इसमें युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, यानी एक बीज में एक ही भ्रूण होना चाहिए, यानी एक ही पौधा निकलना चाहिए। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट जो था पर्यावरणीय निकेत या पारिस्थितिकीय निकेत, तो इसके बारे में लिख देते हैं कि प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करती है। कार्य, क्रियाशीलता एवं आवास, ये 3 जरूर याद रखिएगा अगर निकेत की परिभाषा आपको
लिखनी है। तो कार्य, क्रियाशीलता और आवास के सम्मिश्रण को, कॉम्प्लेक्स को पारिस्थितिकीय निकेत कहा जाता है। ये निकेत निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आवासीय निकेत, पोषणीय निकेत, जीवन स्वरूप निकेत और पुनरुद्भवन निकेत। ऐसे ही तीसरी टिप्पणी लिखनी थी बीटी फसल पर। तो हम लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पादप जातियाँ पीड़क रोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु से निर्मित होता है। इसीलिए इस तरह की फसलों को बीटी फसलें कहा जाता है, जैसे कि बीटी बैगन, बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी टमाटर आदि आप लिख सकते हैं। चौथा पूछा गया था जैविक उर्वरक या जैविक खाद क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ये जैविक उर्वरक या जैविक खाद कहलाते हैं। यानी ये जीवाणु और कवक को ही हम क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक आदि। तो जैव उर्वरक निःशुल्क अथवा सस्ते होते हैं। ये मृदा एवं जल को प्रदूषित नहीं करते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य पर इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इतना आसानी से आपने लिख दिया। पांचवा जो टिप्पणी पूछी गई थी वह थी टीआरएनए के कार्य। तो टीआरएनए के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टीआरएनए में अमीनो अम्लों एवं एमआरएनए प्रकूट दोनों को पहचानने की व्यवस्था होती है। अगला है यह प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्लों के उपसंयोजक एवं समसंयोजक का कार्य करता है। यह प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्लों के उपसंयोजक एवं समंजकों का कार्य करता है। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। थोड़ा जटिल पॉइंट है लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा, मुख्य कार्य उसका यही है। या आप ऐसे लिख दीजिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अगर इतना याद नहीं होता है तो आप सिर्फ लिख देंगे प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो इस तरह हमने आंसर नंबर 8 आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना और दूसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दो बड़े बड़े टॉपिक हैं और दोनों 2.5 नंबर के हैं। तो आपको यदि ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार हैं तो ही इस क्वेश्चन को टच करिएगा, अदरवाइज इसे टच नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। एक वीडियो में हमने तीनों प्रयोगों को एक साथ समझाया था। अभी तो मैं फिर से एक बार समझा दूंगा इसे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पिन्ड कमेंट में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो वहां से जाकर अगर उस वीडियो को देखेंगे आप तो बोर्ड पे हमने इन तीनों प्रयोगों को एक साथ समझाया है। तो जो कड़ियाँ हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी और ये तीनों प्रयोग जो हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत मदद करने वाली है। तो यहाँ हम आंसर को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो उस वीडियोज़ को आप इसके बाद ज़रूर देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 में हमने मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ना सिलेक्ट करते हुए हमने उसके अथवा वाले आंसर को सिलेक्ट किया है कि हम अथवा वाला क्वेश्चन लिखेंगे। और उसमें पूछा गया था डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है अथवा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ अथवा लिखने लगते हैं कि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि अथवा है। एग्जामिनर क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें मालूम होता है। आपको अगर मैं पहला करता तो यहाँ हेडिंग डालता नंबर 1 मानव जीनोम परियोजना और फिर दूसरा डालता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन चूंकि मैं उसको नहीं कर रहा हूँ तो मैंने देखिए यहाँ हेडिंग डाला डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि। अब इससे एग्जामिनर को यह क्लियर हो गया कि इन्होंने अथवा के नीचे वाला क्वेश्चन किया है, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अथवा वाले क्वेश्चन को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखें उसकी जो हेडिंग हो वो सटीक पड़ी होनी चाहिए। हेडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हेडिंग पर आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें उत्तर लिखते हैं कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र की खोज के बाद यह माना जाने लगा कि आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र पर स्थित होते हैं।
गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं जिनमें 40% न्यूक्लिक अम्ल और 60% प्रोटीन होता है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल में से यहाँ या कर लीजिएगा या न्यूक्लिक अम्ल में से कोई एक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। कुछ समय तक वैज्ञानिकों ने प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ माना, किंतु प्रोटीन में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती, अतः आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकती। तो प्रोटीन वाला मामला कैंसिल हो गया। फिर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन ना होकर के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, परंतु न्यूक्लिक अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए। तो आप कन्फ्यूजन हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए। तो कुछ वायरसों को छोड़ करके अन्य सभी जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयोग निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला जो प्रयोग था वह था ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने सन 1920 में प्रमाणित किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने निमोनिया रोग के बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी के दो विभेदों का पता लगाया। सबसे पहला था उग्र विभेद, इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा था अनुग्र विभेद, इस स्ट्रेन के बैक्टीरिया चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लिया। यस स्ट्रेन किसे बोला गया है, उग्र को। याद रखिएगा यस स्ट्रेन क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, और आर स्ट्रेन जो है वो रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया गया तो उसे निमोनिया हो गया और वो मर गया। लेकिन आर स्ट्रेन को जब प्रवेश कराया गया तो उसे निमोनिया नहीं हुआ और चूहा जीवित रहा। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने यस स्ट्रेन के जीवाणुओं को गर्म किया जिससे कि वो मर गए। क्योंकि यस स्ट्रेन के जो जीवाणु थे वो क्या करते थे, निमोनिया काज करते थे, तो उन्होंने गर्म करके उन्हें मार दिया। अब मृत यस स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने पर चूहा जीवित रहा। चूँकि वह बैक्टीरिया मर चुका था, अब वो निमोनिया पैदा नहीं कर पा रहा था। परंतु जब मृत यस स्ट्रेन जीवाणु एवं आर स्ट्रेन जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर जाता है, यानी उसमें रोग हो जाता है। तो यस स्ट्रेन को ताप से मृत करके जब चूहे में स्थानांतरित किया तो चूहा जीवित रहा। लेकिन इसी ताप से मृत यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जो कि जीवित था उसे मिला करके जब चूहे में डाला गया तो चूहा मर गया। और इससे ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि मृत यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से सजीव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई ऐसा पदार्थ जो है वो पारगत हो गया है, यानी ट्रांसफ़र हो गया है, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित कर देता है। अब इसी के आगे अगली कड़ी में अवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी का प्रयोग आता है। तो सन 1944 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने रूपांतरण की जैव रासायनिक विवेचना का एक प्रयोग किया। उन्होंने मृत यस प्रकार के जीवाणुओं से प्राप्त जैव रसायनों को 3 घटकों में विभाजित कर दिया, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चूँकि वहाँ देखा गया था कि जो मरा हुआ यस स्ट्रेन था वो क्या कर रहा था, अब पहले तो नहीं कर पा रहा था निमोनिया काज, लेकिन जब आर के साथ गया तो उस आर स्ट्रेन जो था वो यस स्ट्रेन की तरह कार्य करने लगा। तो कौन लेकर गया उस कैरेक्टर को, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने यस स्ट्रेन को 3 भागों में बांट दिया, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो डीएनए वाले भाग को पुनः 2 भागों में विभक्त किया। एक भाग में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज तथा दूसरे भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला। ये एंजाइम डीएनए तथा आरएनए को पृथक करते हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए को पृथक कर देता है, और राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को पृथक कर देता है। इन चारों तत्वों यानी कार्बोहाइड्रेट यस प्रकार, प्रोटीन यस प्रकार, डीएनए प्लस डीएनएज यस प्रकार तथा आरएनएज जो डीएनएज यस प्रकार का था उसको अलग करके संवर्धन कक्ष में डाला गया जिनमें आर प्रकार के जीवाणु थे। प्रयोग के कुछ समय पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यस प्रकार की उग्रता के विशेषक डीएनए पर उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही वह रासायनिक पदार्थ है जो वंशागत होता है, अर्थात
डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने क्या प्रयोग किया था? ताप से मृत यस स्ट्रेन को लिया, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए को लिया, फिर आर स्ट्रेन में डाला तो रूपांतरण हो गया। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। फिर ताप से मृत यस स्ट्रेन, डीएनए, प्रोटीएज और आरएनए को डाला तो भी रूपांतरण हो गया। लेकिन अगली बार देखिएगा क्या करते हैं। अब हर बार डीएनए था यहाँ पर भी डीएनए था, यहाँ पर भी डीएनए था, लेकिन अब जब डीएनए को हटा देंगे तब देखिए क्या होगा। तो ताप से मृत यस स्ट्रेन लिया, डीएनए ले लिया, प्रोटीन ले लिया, आरएनए ले लिया, लेकिन इसमें डीएनए तो है नहीं, और जब डीएनए नहीं था तो रूपांतरण नहीं हुआ, जिससे पता चल गया कि जो है रूपांतरण कर रहा था आर प्रभेद को, यानी आर स्ट्रेन को रूपांतरित कर रहा था यस में, वो कौन था? डीएनए ही था। और इसको क्लियर किया हर्शे तथा चेज ने पारगमन प्रयोग द्वारा कि जैसे ट्रांसफ़र हुआ तो कैसे हुआ। तो हर्शे तथा चेज ने सन 1950 में एस्चेरिचिया कोलाई में जीवाणु भोजी के अंतरण द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने दो प्रकार के फेज कण विकसित किए। एक प्रकार के फेज रेडियो एक्टिव गंधक वाले बैक्टीरिया में विकसित किया तथा दूसरी प्रकार के फेज रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले बैक्टीरिया में विकसित किया। फेज का मतलब बैक्टीरियोफेज, एक विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं। तो इस तरह उन्होंने दो प्रकार के फेज प्राप्त कर लिए, एक गंधक वाला और दूसरे प्रकार के फेज को फास्फोरस से रेडियो एक्टिव कराया। फिर सामान्य बैक्टीरिया को दोनों प्रकार के रेडियो एक्टिव फेज से अलग अलग संक्रमित कराया गया। कुछ समय पश्चात जो वारिंग ब्लेंडर में इस निलंबन को मथ करके इनमें प्रोटीन खोलों को अलग कर दिया गया ताकि प्रोटीन का मामला ना रहे। तो परीक्षण करने से पता चला कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले फेज कणों ने अपना 85% रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियल कोशिकाओं में पारगत कर दिया है, लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर माध्यम में वृद्धि करने वाले फेज कणों द्वारा गंधक बैक्टीरियल कोशिकाओं में पारगत नहीं हुआ है। और इसको हम फिगर द्वारा समझ लेते हैं। तो ये फिगर है, एक तरफ लिया गया गंधक वाला और एक तरफ फास्फोरस वाला लिया गया है। फिर इसका बैक्टीरिया के साथ संक्रमण कराया गया, जिसमें आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियोफेज हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, और इसके बाद अनावरण करा गया मथने के बाद, जिससे प्रोटीन बाहर हो गया। और अब केंद्रण के पश्चात कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव गंधक का पता नहीं लगा इधर, और इसमें फास्फोरस का पता लगा, यानी जिसमें फास्फोरस है वो जा कर के क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक गुणों को। तो इस तरह निष्कर्ष निकाला गया, चूँकि रेडियो एक्टिव गंधक वाले माध्यम में वृद्धि करने वाले फेज के प्रोटीन खोल में केवल एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन होते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले फेज में केवल डीएनए रेडियो एक्टिव होता है। अतः यह पूर्णतः सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो हो सकता है ये आपको थोड़ा बड़ा लगा हो, क्योंकि इसमें तीनों प्रयोग लिखने थे, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाएंगे तो आपकी कलम यहाँ पर रुकेगी नहीं। बहुत आसान है। वीडियो को मैं पिन्ड कमेंट में लिंक दे दूँगा, उसको जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों प्रयोग अगर आप एक साथ समझ जाते हैं तो क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि हर्शे और चेज का प्रयोग है, ग्रिफिथ का प्रयोग लिखिए, तो उसको कंप्लीट आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, और अगली वीडियोज़ में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि कंप्लीट प्रारंभ से लेकर के आखिरी तक के सभी लेसनों के होंगे, और अगला गेस्ट पेपर भी लाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, और जितना भी समय हो आप पढ़ने में लगाते रहिए। जहाँ से भी नॉलेज आपको मिल रही है आप तैयार करें, और बायोलॉजी ऐसी अब तैयार हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर सटीक दें। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में चैनल की कम्युनिटी में हम बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहे हैं, तो उन पर भी अपना वोट किया करें, सही आंसर देने का प्रयास करें, और हो सके तो कमेंट में उनका आंसर लिखें। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमन प्रश्न होते हुए भी लगभग 80% बच्चों के आंसर गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप 95% नंबर ला सकते हो। 95% नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है।